नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, बरेली में मौलाना तौकीर रजा के मार्च का के ऐलान के बाद वहां पर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ इकट्ठा होने के बाद जब पुलिस को अ, आगे का रोकने के जब वो आगे बढ़ रहे थे, पुलिस जब उनको रोकना चाह रही थी तो वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। लाठीचार्ज करने के बाद जिस तरीके से वहां पर हुड़दंग मचा रहे थे जो लोग, जिन लोगों ने भी वहां पर अराजकता फैलाने की कोशिश की थी, उनको पुलिस ने अच्छे से सबक सिखाया। उसके बाद मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि बरेली में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला था, क्योंकि इस वक्त पूरे प्रदेश में आई लव मोहम्मद जो कि कानपुर से निकला था, वो कहीं ना कहीं अब पूरे प्रदेश में धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। बिहार तक में भी आई लव मोहब्बत पर बात हो रही है और यही कारण है कि जिस तरीके से बरेली में मौलाना तौकीर रजा के एक पैदल मार्च के ऐलान के बाद जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज की और अब उसके बाद मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीएम योगी ने सख्त तेवर दिखाते हुए बोला था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों ने भी इस तरीके की हरकत की है उनकी 7 पीढ़ियां याद रहेंगी। वहां बरेली में जिस तरीके का पूरा माहौल देखने को मिला था, कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश वहां पर की गई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने वहां पर एक बड़ा जो माहौल, खराब माहौल हो सकता था, उसको कहीं ना कहीं रोक लिया है और इसकी वजह से बरेली वासियों को काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरीके से बरेली में पूरा ये बवाल देखने को मिल रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं अंदेशा और अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं बवाल एक बड़े गंभीर अराजकता का रूप ना ले ले, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही कंट्रोल कर लिया और कहीं ना कहीं वहां पर जो इंटरनेट की सेवाएं थी उसको बंद करना पड़ा 2 दिन के लिए। फिलहाल मौलाना तौकीर रजा पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सीएम योगी ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है अपने दर्शकों को सुनाते हैं। वो बाइट भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं सीएम योगी, कुछ ऐसे ही अंदाज में उन्होंने कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा पर हमला बोला और साफ तौर पर बोला कि उनको जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना कुछ जो माहौल था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर युवा इकट्ठा हो गए थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने पहले से ही वहां पर मुस्तैदी बनाई हुई थी और 5,000 के करीब वहां पर जो पुलिस के जवान थे, पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स हो, वहां पर मौजूद थी, जिसकी वजह से एक बड़ी कहते हैं ना कि एक बड़ी अराजकता होने वाली थी, उसको कहीं ना कहीं नाकाम कर दिया यूपी पुलिस ने। एक और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं, इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो लेखपाल है एक सर्वेयर के साथ गया था डिजिटल इंडिया के तहत फसल का सर्वे करने, लेकिन सदर तहसील के लेखपाल और सर्वेयर के साथ वहां पर बदसलूकी की गई। जब वहां पर वो सर्वे कर रहे थे, उसी दरमियान कुछ युवक वहां पहुंचते हैं और उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। लाठी डंडे से हमले से जब उनका मन नहीं भरता है तो उस सर्वेयर को वहां पर मौजूद जो तालाब होता है उसके अंदर डुबो के मारने का प्रयास करते हैं, हत्या का प्रयास करते हैं। और जब वहां पर लेखपाल या उसके साथ पहुंचे लोग पुलिस को कॉल करते हैं, उसके बावजूद वो लोग इतने ज्यादा बेखौफ रहते हैं कि वो हत्या करने के लगातार प्रयास भी करते हैं। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जब वहां पर पुलिस पहुंचती है तो उससे पहले युवक फायरिंग करके भाग रहे होते हैं, जिसमें से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 की तलाश अभी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दरमियान वहां पर जो युवक थे वो बोल रहे थे, अब चलाओ योगी का बुलडोजर। अब देखने वाली बात होती है इस पूरे मामले पर लखनऊ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, लेकिन इतना जरूर है कि कार्रवाई जिस तरीके की लखनऊ पुलिस देखी जा रही है यूपी पुलिस के द्वारा, कहीं ना कहीं एक मिसाल बनती हुई नजर इस पूरे मामले पर भी आएगी। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अकल, देखिए आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से आज बड़ी खबर है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर के। लगातार आप देख रहे होंगे कि उनकी बेटी भी अब मैदान में आ चुकी है। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पे उन्होंने एक वीडियो शेयर किया हुआ माफी चाहेंगे किया हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी मम्मा के साथ अन्याय हो रहा है। अब आपको इस ताजा मामले में एक नया मोड़ आया है। भावनी कुमारी के खिलाफ एक परिवारवाद दाखिल हुआ है, जिसमें उनको 9 तारीख को प्रतापगढ़ हाजिर होना पड़ेगा। साफ तौर पे जिला पंचायत सदस्य कोर्ट ने में शिकायत की गई है और जिला कोर्ट में और सीजेएम कोर्ट में जो है परिवारवाद दाखिल किया गया है। लगातार देखा जा रहा है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के परिवार में किस तरीके से माहौल बिगड़ा हुआ है। भावनी सिंह ने साफ तौर पे
अपने सास-ससुर के ऊपर भी आरोप अब लगा दिए हैं। तो अब ये मामला बाप बेटी और बेटे के बीच और माँ, ये 4 लोग अब आ चुके हैं। बेटे जो है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के साथ खड़े हैं दोनों, शिवराज और उनके छोटे भाई, और इधर बेटी जो है वो अपनी माँ के साथ खड़ी हुई है। लगातार एक तरीके से पोस्ट वॉर खेला जा रहा है। और इसी बीच शुक्रवार को देर शाम कह सकते हैं 4 से 5 बजे के आस-पास एक परिवारवाद दाखिल किया गया राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह के ऊपर, और 9 तारीख को उनको सीजेएम कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। उनकी बेटी ने एक आरोप लगाया है कि राजा भैया उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लगातार उनको धमकियाँ आ रही हैं, लगातार जो है उनको न्याय नहीं मिल रहा। वो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं, हमको ऐसे घुट-घुट के ना मारा जाए, अगर मारा जाए तो सीधे-सीधे मार दिया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो देखिए, अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का ही मामला नहीं रह गया है, परिवार का मामला नहीं रह गया। एक तरीके से अब इस पूरे परिवार का मामला अब एक तरीके से पूरे शहर और पूरे प्रदेश और पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन गया है कि इस राजघराने में आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, परिवार की स्थिति कैसी है। फिलहाल अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जो एमएलसी है, उनकी ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ये थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब है, इनकी जो है मनोचिकित्सा जाँच होनी चाहिए। अन्य मीडिया संस्थानों पे लगातार बोल रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में स्थितियां कुंडा में खास तौर पे चर्चाएं गर्म हैं, क्योंकि जो एक परिवार, जिस परिवार की बहू को कभी आज तक कोई बाहर नहीं देखा था, जिन बेटियों को कभी किसी ने बाहर तक एक झलक तक नहीं देखने को पाया था, अब उन्हीं उसी परिवार की झलक लगातार सोशल मीडिया और फोटोज के माध्यम से दिखाई देने पड़ रहे हैं, मीडिया में दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये परिवार का मामला नहीं रह गया है अखंड। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से ज्ञानेंद्र एक बड़े राजघराने की जिस तरीके से जो सियासी जगत में भी बड़ा ओहदा रखते हैं, उनके परिवार से जुड़ी हुई जब खबर इस तरीके से बाहर निकल करके आती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन जाती है और दो गुटों में बंट जाती है। एक तरफ माँ के साथ उनकी दोनों लड़कियां हैं और एक तरफ पिता के साथ उनके दोनों लड़के हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का एक पैरेलल ग्रुप, या यूं कहें कि दोनों की पैरेलल लड़ाई साफ तौर पर देखी जा सकती है। पहले जब उनकी मां सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है तो बेटे पलटवार करते हैं, बेटे उनके अगेंस्ट में खबर लिखते हैं, पोस्ट करते हैं। लेकिन अब उनको साथ, जो उनकी मां को जो साथ मिल रहा है, उनकी बेटी का मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े राजघराने में एक राजनीतिक जो वर्चस्व जो है, और बेटी राजघराना है जिस तरीके से प्रतापगढ़ से निकल करके पूरे देश में एक बड़ा राजघराने के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसकी जब बातें, जैसा कि आपने बताया कि उनकी जिस बहू को लोगों ने बाहर नहीं देखा था, जिनकी बेटियों को बाहर नहीं देखा था, अब पूरा देश सोशल मीडिया के माध्यम से उनको साफ तौर पर देख रहा है। सवाल यही है ज्ञानेंद्र, इस पूरे मामले पर प्रतापगढ़ की जनता की क्या राय है? क्योंकि देखिए अब पूरा का पूरा मामला निकल करके सड़कों पर आ गया है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रतापगढ़ के लोग इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो दो गुट बन चुके हैं, एक तरफ उनका गुट है, एक तरफ दूसरा गुट है। तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में इसको लेकर जरूर चर्चा चल रही होगी। क्या कुछ कहना वहां के लोगों का? बिल्कुल देखिए, राजघराने का मामला है तो जल्दी कोई बोलने को तैयार नहीं होता, लेकिन दबे मन से बात करें तो दबे मन से लोग कहते हैं कि अ, इन लोगों को अपने परिवार का मामला परिवार में ही रखना चाहिए था, बाहर नहीं लेके आना चाहिए था। हाँ, अन्य परिवारों का भी मामला होता है, हमारे परिवारों का भी मामला होता है। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं घर के अंदर ही रह जाती हैं, सिमट के रह जाती हैं, या उसमें मान मनौवल हो जाती है तो अलग हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं चलता। लेकिन लोग कहते हैं, ये भी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरा का पूरा मामला सिर्फ जो है संपत्ति को लेकर के चल रहा है कहीं न कहीं। और एक चीज़ और आता है, लोग कहने को तो तैयार नहीं होंगे, अगर आप पूछने को भी तैयार होंगे तो लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन ऑफ द कैमरा एज ए फ्रेंड बात करते हैं तो कहते हैं कि राजा भैया का जो अवैध संबंध चल रहा है, मैं इसकी फिर कह रहा हूं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, राजा भैया का जो अवैध संबंध चल रहा है, इसकी वजह से ये परिवार टूट रहा है। और फिलहाल जो 20 सालों से
इस परिवार चलता चला आ रहा था, आखिर इन संबंधों के कारण ही टूटा। कई वजह लोग कहते हैं, कई वजह लोग बताते हैं, लेकिन खुल के कोई बोलने को नहीं तैयार होता, क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के नाम के पहले बाहुबली लगता है, तो बाहुबली होने के नाते कोई जल्दी बोलने को तैयार नहीं होता है। और खास तौर पे अगर आप कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ बोलने को राजी होते, खिलाफ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो राजा भैया का कुंडा में अगर आप खिलाफ बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप पिट भी सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन पर अब देखिए आज की डेट में राजघराने का मामला जो चल रहा है, परिवार का जो मामला चल रहा है, इस पे दबे मन से लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि परिवार का मामला था तो घर में सिमटता, वो कोठी के अंदर ही रह जाता तो बेटर था। जिस बहू को आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा, आज की डेट में हम लोग उनकी सोशल मीडिया पे पिक्स देख रहे हैं। उनकी बेटियों को आज तक हम लोगों ने कभी घर के बाहर नहीं देखा, गाड़ियों में जाती थी तो गाड़ियों में नहीं दिखती थी। आज की डेट में उनके उस घर की नातिन जो है सोशल मीडिया पे आकर के अपना वीडियो डाल रही है, और जो है उनकी बेटियों को, नातिन को हम लोगों ने अब देखा है। तो सोचिए ये स्थितियां पैदा हो गई हैं इतने बड़े राजघराने को लेकर के। और राजघराना ऐसा वैसा नहीं है, आसपास के इलाके नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में छोटा मोटा कद नहीं है, राजा भैया का अपने आप में एक बहुत बड़ा कद है और राजनीतिक रसूख भी उनका एक बहुत बड़ा है, ओहदा भी उनका एक बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं साजिश भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, आरोप लगाना। और सबसे बड़ी बात है कि हम इस चीज के बारे में जब कुछ नहीं जानते, केवल कहीं सुनी सुनाई बातों पर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को लेकर के एक बड़े राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके की जब बातें चलती हैं, परिवार के लोग जब उस पर सवाल खड़े करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बन जाती है। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इसको बल मिलता है, और एक के बाद एक जब परिवार से निकली हुई कोई बात होती है, वो बाजार में जब निकलती है, तो वो चर्चा का विषय बन जाती है। चारों तरफ उसी को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है और राजा भैया कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, एक बहुत बड़ी हस्ती है। यही नहीं, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के आसपास के जितने भी जिले हैं उनका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ ठाकुर बिरादरी में, ठाकुर लॉबी में उनकी एक अच्छी पकड़ भी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या चीजें हैं, कौन सही है, कौन झूठा है, कौन गलत है, सारी चीजें जब ये निकल करके सामने आएंगी तो बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि एक परिवार में ही कहीं ना कहीं अब दो गुट हो चुके हैं, दो फाड़ हो चुके हैं, और दोनों फाड़ अपने हिसाब से चीजों को अब अपने बचाव में, अपने फेवर में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए रायबरेली की एक बड़ी खबर यह है कि एक मुस्लिम लड़की ने जा करके अपने घर वालों के अगेंस्ट एक हिंदू लड़के के साथ रीत रिवाज में हनुमान मंदिर में शादी करी है। थाना लालगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और बीच में एक मामला और भी आया था, हमने आपके साथ में ही लाइव में डिस्कस किया था कि ये मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो अभी ये मामला आज जो सुर्खियों में रायबरेली के बना हुआ है, वो सबसे बड़ा मामला यही है कि ये लड़के के साथ लड़की का प्रेम प्रसंग था, और प्रेम प्रसंग चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा था। लगभग अगर बात करें तो मैं लगभग 3 साल की बात है। और सबसे बड़ा कदम लड़की ने तब उठाया जब उसके अगेंस्ट फैमिली रिलेशन कई सारी चीजें हुई, तो उस लड़की ने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ दिया तो परिवार वालों ने तहरीर लोकल थाने में दी कि हमारी बेटी ने ऐसा ऐसा किया है। और जब पुलिस छानबीन में लगी और लड़की को पता चला कि परिवार वाले थाने में चले गए हैं और जो लड़का है उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है, ऐसे तमाम सारी चीजें निकल के आई। तो लड़की खुद आती है थाने में, और परिवार आता है, उसकी माँ आती है। थानेदार जो प्रमोद सिंह है थाना लालगंज के, उनका कहना है कि हमारे पास केस आया, और केस के बाद जब हमने पूछताछ करी कि आपको किसी ने इन्फ्लुएंस या मतलब भगाने का ऐसा कुछ, तो लड़की ने साफ इनकार किया, कहा नहीं मैं अपने आप से गई थी। और मेरा जो उसने लड़के का नाम दिया है, मैं आपको बता दूं कि लड़के का नाम जो है वो प्रेम प्रसंग था, और इसमें लड़की का नाम था फलक जान। फलक जान जो है अब फलक बन गई हैं। और हिंदू लड़की से एक रीति रिवाज से हमारे पास एक तस्वीर भी है,
हम कहेंगे पहले वो आप तस्वीर देखें, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने निकल के आया है। लड़के का नाम कुशाग्र है और कुशाग्र के साथ इनका काफी दिन से अफेयर चल रहा था, और दोनों की जब परिवार थाने में गए तो रजामंदी हुई। तो पुलिस ने कहा कि आप दोनों मालिक हैं, अब आप समझे कि क्या करना है। अगर क्योंकि लड़की अपने आप से गई है तो उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं बनती, लड़के का नाम भी नहीं ले रही। तो लड़की ने कहा कि मुझे अपनी माँ बाप के साथ नहीं रहना है, मैं फला आदमी के साथ, कुशाग्र के साथ रहना चाहती हूँ। तो लड़की के माँ बाप ने कहा कि ये जाएं, हमें इनसे कोई मतलब आज के बाद नहीं होगा। लेकिन फिलहाल थाने में दोनों परिवारों के लोग पहुंचे और थानेदार ने दोनों परिवारों को, चूंकि हिंदू मुस्लिम का मामला था, और बुला करके बात करी। तो दोनों परिवारों ने एक खुला समझौता थानेदार को दिया कि हमारा पुलिस केस ना हम चाहते ना वो चाहते, लिख करके दिया। और वहां से परिवार वाले, थाने का मामला हो गया खत्म। तो निकल के आते हैं हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता, मंदिर है बेटा चौराहे पे हनुमान मंदिर, वहां पर जाते हैं और लड़के की, जैसे भी तस्वीर भी देखी, बाकायदे हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी होती है। और ये आज बड़ा तेजी से रायबरेली में वायरल है और ये नेशनल मीडिया के पास भी है और वो भी चला रहे हैं। तो एक खबर है जिसको लेकर के हिंदू संगठन ने एक उत्सव सा मनाया है, क्यों अब अपने अपने संगठन के लिए लोग और उनके माँ बाप लड़कियों के वो शामिल नहीं हुए हैं इस विवाह में। और खैर इनके दोस्तों ने अपनी रस्में अदा करी है, जो रिश्ते होते हैं उस रिश्ते में कई सारे कैरेक्टर लड़के के दोस्त बने हैं, तो अपनी अपनी उससे लेकर के। लेकिन ये तस्वीर जो निकली है आज रायबरेली जिले की, ये एक कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम, जैसे अभी आपने कहा कि आई लव मोहम्मद, आई लव जय महाकाल, जय श्री राम, आई लव योगी आदित्यनाथ, कई सारी चीजें चल रही हैं। तो उसको देखते हुए ये तस्वीर रायबरेली की आज निकल के आई है और ये जिले की सबसे बड़ी खबर है। जी अगर हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के मामले में जब आते हैं तो कहीं ना कोई पक्ष जरा बड़ा उत्साहित सा नजर आता है, चाहे वो हिंदू संगठन हो जो अपने आप में बोलते हैं कि हिंदू संगठन है, लेकिन इसमें दो लोगों का आपसी सहमति है और दो लोगों की आपसी सहमति से उनकी शादी हुई है। इसमें किसी को उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिए और ना ही उत्साह मनाने की कोई कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल रायबरेली का एक बड़ा मामला है, लेकिन कुछ दिन पहले बता दूं आपको, लखनऊ में एक ऐसा ही पूरा मामला सामने आया था जहां पर एक हिंदू युवती का एक मुस्लिम लड़के से अफेयर होता है। जब इस बात की जानकारी उसके परिवार वालों को होती है तो उसके भाई उस हिंदू लड़की से कई बार उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसका साथ छोड़ने की बात करते हैं, और जब वो नहीं मानता है तो वो उसके बॉयफ्रेंड की हत्या कर देते हैं। तो ऐसे तमाम मामले देखने में आए हैं सामने, और कहीं ना कहीं की लव जिहाद की बात हो या फिर इस तरीके के मामले हैं तो कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति ना पैदा हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि खबर तो है, आज की डेट में ट्रेंडिंग खबर हो सकती है, रायबरेली से जुड़ी हुई खबर है या फिर पूरे देश में चल सकती है कि एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू युवक से शादी की, लेकिन इतना जरूर है कि इसका बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की भी स्थितियां होती। तो इसलिए जो भी संगठन है इसको बढ़ चढ़ करके उत्साह के रूप में मनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि दो जिंदगियों का सवाल है इसमें, कहीं ना कहीं दो जिंदगियों का सवाल है। और अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ तो शायद उन दोनों जिंदगियों पर कहीं ना कहीं आपस जरूर बन सकती है, क्योंकि लोगों का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। और जब दो धर्मों से जुड़ी हुई बात होती है तो कहीं ना कहीं हालात बदल जाते हैं, लोगों की सोच बदल जाती है और वो कुछ भी कर गुजरने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। फिलहाल इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि बड़ी खबर है, आज की डेट में ट्रेंडिंग खबर भी है इंद्रवीर। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ उनके परिवार वाले कहते हैं, इस पर भी जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी खबर है। अखंड जी, आज जनपद बिजनौर से दो बड़ी खबरें हैं। आपको एक पहली बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे हम, तो आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर एक युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसने अपने इंस्टाग्राम पर उनके फोटो को लेकर कुछ छेड़छाड़ किया, जिसको लेकर यहाँ के सोशल मीडिया सेल को जब इस बात की पता चला कि इस तरह का पोस्ट किया गया है, उन्होंने छानबीन किया। छानबीन के बाद पता चला कि बिजनौर के पैदा गांव का एक ये व्यक्ति है जिसका नाम सारिक है और पिता का नाम इसके सुल्तान है। इस व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर अभद्र टिप्पणी करी थी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था। तब पुलिस द्वारा, जो बिजनौर कोतवाली शहर पुलिस है, उसने तत्काल में इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इस पर कार्रवाई की है। फिलहाल इसको पुलिस ने अपने गिरफ्त में कर लिया और ये भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने किसी के भड़काव में या किसी और मामले में इसको इस तरह का पोस्ट तो नहीं किया है। जिस तरह से देश में मामला चल रहा है, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव और
माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह अखिलेश यादव जी को भी लेकर लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह का जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो उससे ये भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर में आपने जो इस तरह का कर्म किया है, ये आपने किसी के चढ़ाव में तो नहीं किया है, आखिर क्यों किया है? क्योंकि युवक की उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही है, बहुत कम लग रही है, पर उसके बाद भी उसने इस तरह का पोस्ट किया माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर। तो इसको लेकर पूरी तरह से बिजनौर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अखंड जी, दूसरी खबर की बात करें तो हम अजय इस खबर पर ही आते हैं। इतना हौसला, इतना मनोबल आता कहां से इन लोगों के पास कि एक प्रदेश के सूबे के, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके की कोई भी कृत्य किया जाए, चाहे अभद्र टिप्पणी की बात हो, चाहे मॉर्फिंग की बात हो जाए, तस्वीरें लगा देते हैं। बहुत से ऐसे अगर चीजें देखेंगे तो आज एआई का जमाना है और बहुत सारे ऐसे कंटेंट साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इन लोगों का हौसला इतना कहां से बढ़ जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये करके आती है कि अभी लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से अजय आपको आवाज आ रही है? जी अखंड जी, आपका नेटवर्क इशू था कुछ। अच्छा अजय, सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरीके के हौसले आते हैं कि यहाँ पर भी जब सर्वेयर पहुंचता है लेखपाल के साथ तो सर्वे कर रहे होते हैं फसल का, उस वक्त कुछ युवक उनके साथ मारपीट नहीं करते, बल्कि मारपीट ही नहीं करते, जान से मारने की नीयत से उसको तालाब में डुबोने का प्रयास करते हैं और बोलते भी हैं कि जाओ चलाओ योगी का बुलडोजर। इतनी हिम्मत पहले एक बात आती कहां से इन लोगों के पास? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस की कार्रवाई में या कहीं कानून में कुछ रियायत मिल जाती है? इन लोगों को लगता है कि इतना कानून मजबूत नहीं है कि इनको कोई सजा दे पाएगा। किसी के खिलाफ भी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी फोटोज के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनके बच्चों का भी सोशल अकाउंट बना दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, आखिरकार इन लोगों को इतना मनोबल आता कहां से है? पुलिस क्यों इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती कि इस तरीके की लगातार गतिविधियां या लगातार घटनाएं साफ तौर पर देखी जा सकती है? देखिए अखंड जी, मैं माना जाए तो पुलिस तो पूरी तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस को पूरी तरह से सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी करती है। परंतु ये माना जाए इस बात को तो कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे युवाओं को भड़काते हैं और ऐसे युवाओं को कहते हैं कि आप इस तरह का काम करिए, आप फेमस हो जाएंगे, उसके बाद आप राजनीति में आ जाएंगे, और आप फेमस हो जाएंगे उसके बाद राजनीति में आ जाएंगे, फिर आपको लोग पूछने लगेंगे, आपकी कमाई होने लगी। इस तरह का रास्ता लोगों को, जो राजनेता हैं, कुछ राजनेता हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ राजनेता हैं जो इस तरह का कृत्य कराते हैं, जो कि कुछ मौलवी हैं जगह जगह बैठे हुए हैं। मैं सब मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, सब में होते हैं, धर्मगुरु हमारे में भी होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, पंडित लोग होते हैं, इसी तरह से मौलवी भी होते हैं। तो वो कुछ इसी तरह का जो शिक्षा दे रहे हैं युवाओं को, तो मैं तो यही चाहूंगा कि इस तरह की शिक्षा ना दें। युवा पीढ़ी को कहां ले जा रहे हैं वो? युवा पीढ़ी को इस जगह ले जा रहे हैं कि गड्ढे में धकेलने का काम कर रहे हैं। आज बताइए आप, बरेली में इस तरह का घटना हुआ है जहां पे पत्थर चला है और इस तरह की पुलिस पर पथराव हुआ है, आज उन्हें बचाने कोई क्यों नहीं जा रहा है? आप बताइए, आज उनकी माएं रो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया अजय, कि सबसे बड़ी बात है उन तमाम राजनेताओं पर तरस आता है जो उन भीड़ का, उस कहते हैं ना कि जो अराजकता करने वाली भीड़ का समर्थन करते हैं और पुलिस पर पथराव करने वालों का गुणगान करते हैं। और पुलिस जब कार्रवाई करती है तो बोलते हैं कि पुलिसिया जो कार्रवाई है इसका अंजाम बुरा होगा, जब सत्ता बदलेगी तो उनका भी अंजाम बुरा होगा। तो ऐसे जो ये लोग प्रेरित करते हैं ऐसे लोगों को, अगर ऐसे जो लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, जो अराजकता फैलाने का काम करते हैं, पुलिस पर पथराव करने का काम करते हैं, जब हमारे देश में शांति से सब कुछ हो सकता है, अहिंसा एक सबसे बड़ी लाठी उठा करके, अहिंसा का सहारा लेकर के देश को आजाद कराया जा सकता है, हमें यही पढ़ाया गया है, तो आखिरकार इस देश में कहां से पत्थर उठाने की नौबत आती है? और जो पत्थर उठाने वाले लोग हैं उनकी तरफदारी करते क्यों लोग हैं, क्यों राजनेता उनकी तरफदारी करते हैं, समझ से परे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो आज अजय ने भी उठाया है कि इस तरीके से जब पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए जाते हैं तो आखिरकार उन लोगों का जो रवैया है, उन लोगों का जो चेहरा, उस पर सवाल क्यों नहीं खड़े करते कि अराजकता तो इस तरीके से पत्थर नहीं चला सकते थे, उनके समर्थन में ये लोग क्यों पोस्ट करते हैं पुलिस के समर्थन के जगह पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अराजकता को बढ़ावा देने वाला, और बिल्कुल आपने सही बोला कि मोटिवेट करते हैं लोग, मोटिवेट करते हैं, और साफ तौर पर देखा भी गया है किस तरीके से भड़काने का काम किया जाता है। कहेंगे हम तो बोलेंगे ही, अगर आप बोलोगे
तो 80% लोग दूसरे भी कहेंगे, हम भी बोलेंगे, हम भी सड़क पर खड़े हो जाएंगे। तो आप सोचो कि अगर 20% कुछ लेके खड़ा होगा, उससे 4 गुना अधिक लोग सड़क पर खड़े हो जाएंगे, तो हालात क्या होंगे? तनाव की स्थिति कैसे पैदा होगी? इन राजनेताओं को समझाने जैसी स्थिति से बिल्कुल भी परे हैं। इन लोगों को समझाना कुछ है नहीं, स्थितियों को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं समझा जा रहा है कि किस तरीके से हालात असामान्य हो सकते हैं, स्थितियां बिगड़ सकती हैं। संभल में क्या कुछ हुआ साफ तौर पर देखा गया। क्या बरेली को दूसरा संभल बनाने की योजना चल रही है क्या? अगर पुलिस एक्टिव नहीं होती वहां पर, तो क्या बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती थी? कोई बड़ी घटना नहीं हो सकती थी क्या? साफ तौर पर जिस तरीके से राजनेताओं का समर्थन प्राप्त होता है ऐसे अराजक तत्वों को, इन लोगों का कहीं ना कहीं निंदा करनी चाहिए उन नेताओं को, क्योंकि उन नेताओं को साफ तौर पे कहना चाहिए कि ये क्या है, सड़क पर आप निकल करके आप पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस पर ही आप उल्टा कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कौन सी अराजकता फैलाने का काम करते हैं? कौन सी दिशा में आप लेके जाना चाहते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब आपको समर्थन प्राप्त होगा, आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो आप इस तरीके की हिम्मत जरूर करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, सूबे के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि ऐसे दंगाइयों का इलाज हम करना जानते हैं और हम उनका अच्छे से इलाज करेंगे भी, कि उनकी 7 पीढ़ियां जानेगी। फिलहाल देखने वाली बात है कि पक्ष और विपक्ष आरोप लगाते रहते हैं अपनी अपनी जगह पर, पक्ष कुछ और कहता है, विपक्ष कुछ और कहता है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि जो शांति है, जो अमन है, जो चैन है, उसको बिगाड़ने वाले लोगों के साथ क्यों खड़े होते हैं राजनेता? सबसे बड़ा सवाल यही है। आखिरकार क्यों पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ खड़े नहीं होते? अखंड जी, आपने ये भी देखा होगा, मैंने अभी जो बात कही कि राजनेता, आपने देखा होगा कि भीड़, महाराष्ट्र के भीड़ में एक मौलवी ने किस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर दिया। आज वो पकड़ा तो गया है, परंतु वहां पर मैंने अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक चैनल में देखा, वहां का एक बड़ा चैनल है, उसने वो वहां जाकर इंटरव्यू ले रहे थे वहां के लोगों का। जब वहां वो भीड़ बहुत सारी मौजूद थी, और वो जो इंटरव्यू के दौरान पूछ रहे थे कि मौलवी साहब ने ऐसा कुछ कहा है, तो वहां पर साफ लोग मौलवी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि उन्हें भी सपोर्ट किया जाता है। भाई कुछ जनता भी ऐसी है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। भाई आप सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो मौलवी आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब आप बताइए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या सही है? और इस तरह के युवक अगर देखेंगे, आजकल के युवक इस बात को देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे? आप ये बताइए। अगर युवाओं को अब ये देखना चाहिए कि युवाओं को ऐसा होना चाहिए जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, उन हाथों में आप हथियार पकड़ा दे रहे हैं, पत्थर पकड़ा दे रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। अजय, क्योंकि ये बात है, किसी के हाथों में हथियार नहीं पकड़ाता। सबसे बड़ा सवाल यही है अजय, ऐसा नहीं है कि आपके पास बुद्धि नहीं है, आप मंदबुद्धि है कि आपको नहीं पता सही और गलत क्या है। उन युवाओं को अपने भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, उन युवाओं को अपने परिवार के बारे में कोई चिंता नहीं है, जो हाथों में कलम की जगह हथियार लेकर घूमते हैं, जिन्हें लगता है कि पत्थर से उनको आजादी मिल जाएगी, जिन्हें लगता है कि पत्थर से उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। तो हो सकता है उनकी सोच और विचारधारा पर तरस ही आना चाहिए। उन लोगों की मानसिकता मंदबुद्धि की तरह ही है। वो तमाम लोग हैं, कोई भी हो, वो मंदबुद्धि से ज्यादा नहीं है। वो लोग, उनको भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग सही जगह ना करके गलत जगह कर रहे हैं, और अपने भविष्य का ऐसा निर्माण कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनको काल कोठरी में ही ले जा करके उनको, उनकी सांसें कहीं ना कहीं खत्म कर देगा। जिन्हें नहीं पता कि कलम हमारा हथियार होना चाहिए, अगर वो हथियार को हथियार समझते हैं कि हथियार से वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश कर ले जाएंगे, तो उन लोगों को तमाम देशों का हाल देखना चाहिए जहां पर हथियारों की वजह से आज सारी की सारी जिंदगियां उजड़ गई हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों को कम से कम उस जगह देखनी चाहिए। फिलहाल ऐसे लोगों का समझ पर डिस्कशन करना अपने आप में एक बड़ी बात है, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो वो लोग। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ, ऐसे दंगाइयों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी जरूरी कदम हो न्यायपालिका को भी उठाना चाहिए, और इनको सलाखों से बाहर आने में इतना वक्त लग जाए कि शायद उन्हें लगे कि वो ये कदम जो उन्होंने उठाया था ये अपने आप में उनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय, तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? जितेंद्र अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो लगातार 2 दिनों से लगातार खबरें तमाम बड़ी हैं, लेकिन अगर बात की जाए 2 बस्ती की प्रमुख खबरें फिलहाल मैं आपको बता दूं अखंड, जिस तरीके से बस्ती के दुर्गा पूजा में जो हंगामा देखने को मिला था, जो बवाल था, जिस तरह से वहां गाड़ियां भी जलाई गई और कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया, जिस तरह से बात की जाए कि विशेष समुदाय के लोग जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट थे, लेकिन मालिया उठता कि सबसे बड़ा कि वहां पे जिस तरीके से उनके गाड़ियों में जो है कैंची और तलवार और धारदार जो हथियार मिले थे, उसके बाद पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसमें हिंदुओं पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
मुकदमा दर्ज होने के बाद जो बस्ती का जो नेशनल हाईवे उस रास्ते को बंद कर दिया गया, वहां पे पूरा जाम लगा दिया गया। फिलहाल जो बीजेपी के जो है भाजपा के जो वहाँ के विधायक है अजय सिंह वहां पहुंचे, उन्होंने समझाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें साफ एक बात आ रही है, क्या उसमें जो हिंदुओं का नाम इन्वॉल्वमेंट किया गया है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उनका नाम वहां से हटाया जाए। अगर नाम नहीं हटाया जाता तो वो लोग मूर्ति विसर्जन करने से साफ मना कर दिया। पहले साफ उनका कहना था कि हम जो है पूजा नहीं करेंगे, दुर्गा माता की पूजा नहीं करेंगे, पंडाल में किसी तरह का कोई आयोजन नहीं करेंगे। मूर्ति को उन लोगों ने कपड़े से ढक दिया था। लेकिन जब विधायक के द्वारा समझाने पे ये साफ आश्वासन उन्होंने दिया कि जब तक नाम नहीं निकाला जाएगा तब तक हम मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे। फिलहाल मूर्ति विसर्जन में 2 दिन बाकी है, देखना होगा क्या किस तरीके से होता है, क्योंकि उस गांव में अभी भी इस समय भी जो है पुलिस पूरी तरीके से मौजूद है। एक तरीके से अगर बात की जाए तो पुलिस को चौकीदारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं अखंड। जब ऐसी तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है किसी गांव में, जहां पर 2 समुदाय बीच में किसी झंडे को लेकर के, किसी पूजा को लेकर के आमने सामने आ जाते हैं, तो वहां पर पुलिस की क्या कार्यशैली होनी चाहिए? क्या मुकदमा लिख जाने से वहां पर दोनों पक्ष में, अब क्योंकि बवाल दूसरा खड़ा हो जाएगा, अब स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि उन्होंने गलती की थी, हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों लिखा गया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या वहां पर जो भी पक्ष के लोग थे, मैं दोनों समुदाय की बात करता हूं, जिस तरीके के हथियार की बात हो रही है कि वो लोग हथियार लेकर के आए थे, तो क्या उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया? तो क्या हिंदू पक्ष के लोगों के ऊपर भी क्या इस तरह की बातें लिखा कि वो भी अवैध हथियारों के साथ वहां पर मौजूद थे, वो भी वहां पर हुड़दंग करना चाह रहे थे, या वहां पर उनकी भी जो मंशा थी वो भी सही नहीं थी? क्या है उस एफआईआर में? क्योंकि जितेंद्र, ऐसी जब स्थितियां पैदा होती है ना कि जब दोनों तरफ के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, तो और भी स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि स्थानीय विधायक को वहां पर जाके लोगों को समझाना पड़ रहा है, और साफ तौर पे वहां के लोग कह रहे हैं कि हम मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थितियां क्यों पैदा करती है पुलिस? क्या उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है कि उसको सुलझा सके, उस मैटर को कहीं ना कहीं मैनेज कर सके? देखिए किरण, सबसे बड़ी चीज थी कि जिस तरीके से वहां पे जो माहौल था, जो उग्र माहौल था, लगातार 2-3 दिन तक ये घटना चली वहां पे। फिलहाल पुलिस ने तत्कालीन तो मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि उसमें जो गाड़ियां जली हैं, जो गाड़ी जलाई गई, उसमें आग कैसे लगी, किसने लगाया? फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल की, किस तरीके से उन्होंने मॉनिटर किया, क्या उनको साक्ष्य वहां पे मिला कि जिसके आधार पर उन्होंने ये हुआ कि दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर इस तरह का हंगामा हुआ है, तो दोनों के खिलाफ तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल हिंदू पक्ष तो साफ तरीके से विरोध कर रहा है कि जो मुकदमा दर्ज किया है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वहां पे पंडाल जो था वो दुर्गा जी का पंडाल है, तो स्वाभाविक बात है वहां पे हिंदू धर्म के लोग थे, मुस्लिम वहां पे क्यों आए थे? अगर वो लोग वहां पे आए थे, वहां पे आके इस तरह से हंगामा अगर किया गया तो साफ बात है कि गलती तो दूसरे समाज की कितने है ना, लोगों को, जिन्होंने बिल्कुल सही बात है, वाजिब सवाल है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जो मुकदमा लिखा गया तो उसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, क्या हुआ? उनके पास क्या क्या चीजें बरामद हुई? बिल्कुल सही सवाल है कि आखिरकार जब एक विशेष धर्म के लोगों का वहां पर आयोजन चल रहा था, पूजा अर्चना चल रही थी, तो वहां पर उस लोग वहां पर वो क्या कर रहे थे? सवाल बिल्कुल वाजिब है। और मुकदमा लिखा गया है, अगर उनकी तरफ से कुछ गलती की गई बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कौन है वो लोग, क्या है उनके नाम, कितने लोग ऐसे हैं जो वहां पर पहुंचे थे, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, कितने लोग पुलिस की गिरफ्त में है? ये सारे सवाल उठ रहे होंगे, कितने लोग हैं ऐसे? बिल्कुल अखंड, अगर जो लोगों की माने है तो उनका साफ कहना था कि 30 से 40 लोग वहां पे आए थे, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मात्र 3 लोगों पे ही मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी पुलिस साफ करे कि हम जांच करेंगे, जो लोग हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अखंड सवाल ये भी उठता है कि लगातार इस मूर्ति विषय के हंगामे के बाद अगर बात की जाए तो बस्ती में 3 जगह ऐसी घटनाएं मिली है मूर्ति को लेकर, और आई लव मोहम्मद के बैनर को भी लेकर लगातार ये 3 जगह बस्ती में मिला इस तरह की चीजें। अब पुलिस इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि एक तरफ भी देखा गया है कि दुर्गा पूजा के पंडाल में जो है 2 विशेष समुदाय के लोग वहां जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मेरे घर से महज बात की जाए तो 250 मीटर की दूर की ये बात है, वहां पे पहुंचते हैं, वहां पहुंच के हंगामा करते हैं कि हम मूर्ति में आग लगा देंगे, पंडाल में आग इतनी लगा हिम्मत आती कहाँ से? इतना पुलिस कार्रवाई, सवाल ये है कि यही इतनी हिम्मत आती कहाँ से, इनका इतना मनोबल कहाँ से आता है कि आखिरकार इस तरीके का कृत्य करते हैं, उसके बाद से ऊपर से कहीं ना कहीं धौंस दिखाते हैं, धारदार हथियार लेकर के चलते हैं? पुलिस तो ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ चार्जशीट दायर करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल बिगाड़ने का प्रयास है, ऐसे लोगों के जो अपराधी हैं इनको तो सलाखों के पीछे ऐसे जाना चाहिए कि बाहर ही ना निकल पाए, ताउम्र ये सलाखों के पीछे सड़ जाए। लेकिन हमारे कानून में कुछ प्रावधान भी कुछ ऐसा ही है कि ऐसे जो दंगाई होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, वो आराम से इस तरीके के अपराध को अंजाम देते हैं, फिर कुछ महीने बाद जेल से बाहर आकर के फिर इस तरीके का हुड़दंग मचाते हैं, फिर इस तरीके के अपराध को अंजाम देते हैं। क्या इनके मन में बिल्कुल भी भय नहीं है कानून का, पुलिस का बिल्कुल भी भय नहीं है? क्या कारण है इस तरीके से दंगाइयों के अंदर इस तरीके की हरकत को लगातार वो करते चले आ रहे हैं?
बिल्कुल, अगर किसी तरह की कठोर अगर कार्रवाई की जाए तो शायद इस तरह की चीज जो है वो ना हो, क्योंकि महज अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो है, अगर मैं बात की जाए उत्तर प्रदेश में कानपुर, कानपुर के बाद बरेली, बरेली के बाद में बनारस, बनारस के बाद बस्ती, अगर मैं बात करूं तो ये चौथा बस्ती ऐसा जिला था जहां पे भी आई लव मोहम्मद के जो है बैनर और पोस्टर देखने को मिले थे। फिर उसके बाद पुलिस तत्काल एक्टिव होती है, वहां से हटाते, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू समाज के जो लोग हैं आई लव के मोहम्मद की जगह पे साफ बात आई लव महादेव, आई लव सनातन, तमाम इस तरह की चीजें, तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे तो हिंदू भी चुप नहीं बैठेगा, हम भी जो है इसके जगह पे पूरे गली और मोहल्ले में लगाएंगे। फिलहाल बस्ती में भी ये माहौल लगातार क्योंकि बना, क्योंकि अखंड सबसे बड़ा चैलेंजिंग अगर बात की जाए बस्ती की, तो साफ बात है कि आपने देखा होगा कि हर जगह दुर्गा पूजा तो समाप्त हो जाती है समय पे, लेकिन बस्ती में दुर्गा पूजा थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ दुर्गा पूजा जब हर जगह समाप्त हो जाती है तो बस्ती में दुर्गा पूजा स्टार्टिंग होती है, और एक नहीं दो नहीं, अखंड यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि बस्ती का जो मुख्य मार्ग है वो प्रॉपर जो है 7 से 8 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। रात में इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं, पूरे पुलिस के जो व्यापक इंतजाम भी वो किए जाते हैं। फिलहाल अब देखना होगा तो पुलिस उसमें किस तरीके से क्या कार्रवाई करती है, जिस तरीके से जिस तरीके से लोग वहां पे तलवार लेके आए थे, और जो वहां पे बाइक जलाई गई है, अब देखते हैं पुलिस क्या जांच करती है, क्या कार्रवाई करती है, देखना होगा खंड। बिल्कुल सही बात जितेंद्र, आपने क्या सवाल उठाया कि कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है, कोई आई लव महादेव कह रहा है, कोई आई लव योगी कह रहा है, कोई आई लव अखिलेश कह रहा है, कोई आई लव बुलडोजर कह रहा है, कोई आई लव शिक्षा कह रहा है। तो कभी ना कभी जिसको लव करता है वो पोस्टर बनवा करके छपवा दे रहा है, राजधानी लखनऊ की सड़कों पे छपवा दे रहा है, कहीं कहीं छपवा दे रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि भगवान से मोहब्बत करने के लिए क्या इश्तेहार देना पड़ेगा, क्या पोस्टर लगाना पड़ेगा, क्या किसी भी धर्म के लोगों के लिए बात कर रहे हैं? अगर हमारे महादेव आराध्य हैं तो क्या हमें बताना पड़ेगा कि आई लव महादेव? अरे आई लव मोहम्मद बिल्कुल सही बात है, लेकिन अराजकता क्यों फैला रहे हैं आप? अराजकता फैलाने का अधिकार किसने दिया है? मैं यही बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोग इस तरह से करेंगे, दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है, कई सोशल मीडिया पर बाढ़ है जो ट्रेंड कर रही है कि आई लव मोहम्मद के लिए अगर यहाँ पर 20% लोग खड़े हैं तो 80% लोग आई लव महादेव वाले हैं। क्या होगा सड़कों का हाल? कौन रोक पाएगा किसे? क्यों जानबूझ करके इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जो अमन शांति चैन है वो खतरे में पड़ जाए, लोग बाहर निकल ना पाए? क्यों ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है? बरेली हो या फिर कानपुर हो, क्यों ऐसे लोग हैं जो लगातार अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के चल रहे हैं? अरे भगवान को मानने के लिए क्या बैनर की आवश्यकता पड़ेगी आपको? भगवान क्या आपके दिल में नहीं है? क्या बैनर में भगवान है? अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं तो सवाल जरूर खड़े होंगे, लोग सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे जितेंद्र, और कहीं ना कहीं पुलिस को और हमारी न्यायपालिका को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि जो भी ऐसा कृत्य करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्यों इन लोगों का मनोबल इतना हाई हो जाता है कि वो कानून को हाथ में लेने से पहले एक बार भी डरते नहीं है, परहेज नहीं करते हैं? क्या उनको नहीं लगता है कि उनकी स्थितियां बिगड़ सकती हैं? लेकिन फिलहाल जो उनके समर्थक हैं, जो उनके समर्थन में पोस्ट किया करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आज स्थिति ऐसी ना पैदा हो जाए जिससे जो हमारे देश की आबो हवा है उसमें जहर घुल जाए। और स्थितियां लगातार इस तरीके के पैदा करने की कोशिश की जाती है तमाम जगहों को, तमाम इलाकों का हाल यही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पुलिस ऐसे दंगाइयों, अपराधियों, अराजक तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखिल जी, आज हम बताना चाहेंगे क्योंकि आज जिलाधिकारी जी के साथ हमारा लाइव कार्यक्रम था, और मैंने कल रात को हरदोई जिलाधिकारी अनन्य झा के पास रात को कई सारे मैसेज छोड़ा कि दीपावली को लेकर जो पर्व है उसको लेकर आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उसी लेकर आज हम गए हुए थे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में डीएम साहब जो थे उन्होंने बिल्कुल मुखातिब नहीं हुए और उन्होंने सीधे उसको चल दिए, बोले आप हमसे दूर रहिए और हम बाइक जो है बाइक लाइव अभी नहीं देंगे, आगे चल के देंगे। तो ये तो खैर डीएम साहब घमंड कहेंगे, उनको इतना घमंड है। लेकिन अगर जिलाधिकारी जी आप जब पटियालों की नहीं किसकी सुनेंगे, आज हम दिखाना चाहेंगे कि हरदोई के जिला महिला मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ पर जब से हरदोई जिला अधिकारी डीएम ये आए हैं उस समय यहाँ अभी भी अतिक्रमण फैला हुआ पूरा अतिक्रमण। ये अतिक्रमण से देखिए, ये ऑटो सब रोड पे खड़े हैं। यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं, यहाँ पर अंदर गेट जो है, गेट यहाँ पर जो है थोड़ा खुला रहता है, और ये जो यहाँ पर ऑटो वगैरह खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण की बात करें तो अतिक्रमण पूरी रोड पे फैला, पूरे हरदोई नहीं, पूरी रोड क्या, चाहे वो गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे सड़क हो, ऐसी कोई गली मोहल्ला सड़क नहीं जहाँ पर अतिक्रमण ना फैला हो। रोड पे दुकानें लग रही हैं, ऑटो जो है ऑटो भी रोड पे खड़े होते हैं, जिसको यहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं।
जबकि हरदोई जिलाधिकारी डीएम जो है अनुनय झा काफी तेज तरार में गिने जाते हैं, लेकिन हरदोई जनपद जो जीरो नजर आते दिखाई दे रहे हैं। उनको यहाँ पर चाहिए कि अकबर को हटवाना चाहिए, और यहाँ पर जो ट्रैफिक की लाइटें लगी हुई है उस लाइटों को भी उन्होंने कहा था कि हम जल्दी सही हो जानते हैं, लेकिन ट्रैफिक लाइटें भी यहाँ पर खराब पड़ी हुई है, उसको भी अभी डीएम साहब ने उसको नहीं सही करवाया। और दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि आज जब उनका IBC 24 जब इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि ऐसा है, हम अभी आपसे साइड नहीं आ पाएंगे और आपसे दूर खड़े होंगे। ये करना और हर लाइव पर आए लाइव पर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाइव पे नहीं आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मत आइए। अब आपसे हम आपका वर्जन जानने गए थे, अगर आपको अपना वर्जन नहीं देना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आप मत दीजिए। आप भाई आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं और आपके कंधों पर जिलों की कमान है, उससे जुड़े हुए सवाल हम आपसे अगर पूछ लेते और अगर उसके छोटे से जवाब आप दे देते तो उससे क्या हर्ज हो जाता आपको। लेकिन सवाल यह है कि ठीक है भाई, हो सकता है आप किसी काम में व्यस्त हो, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती है, आपके कंधों पर कई लायबिलिटीज होंगी, कई जिम्मेदारियां होंगी जिनको आपको लगता होगा कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके प्रश्नों से। लेकिन इतना जरूर है डीएम साहब, आपके कंधों पर पूरे जिले की कमान है और हम पत्रकार जो भी हैं आपके पास जाते हैं तो जिले से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के आपके पास जाते हैं कि उसका समाधान कब होगा, क्या आपकी कार्य योजना है, क्या आपकी प्लानिंग है, कैसे आप सही करेंगे, ये तमाम ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको लेकर के हम आपके पास जाते हैं। और अगर आप उसको बता देंगे तो यहाँ की जनता जानेगी कम से कम कि हमारे जो जिले का डीएम है क्या कर रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आप अपने जिले के सबसे पावरफुल अधिकारी होते हैं और आपके ऊपर सब कुछ होता है, सब सारा का सारा दारोमदार आपके कंधों पर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कहीं ना कहीं उस सवाल का जवाब दे दिया जाए। फिलहाल बिल्कुल सही बात है, हो सकता है वो व्यस्तता उनकी रही होगी, क्योंकि आदर्श कभी कभी ऐसा होता है कि आमतौर पर नहीं लगता कि वो अधिकारी व्यस्त होगा, लेकिन उसके बहुत सारे काम होते हैं, उसके पास बहुत सारी मीटिंग्स होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सोचना हो सकता है कि शायद उनके पास कोई काम रहा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपने जो समस्या थी, लोगों की जो जुड़ी हुई समस्या थी, क्या उन तक पहुंचाने का प्रयास किया, क्या उनको इस तरीके की उन्होंने आपकी बातें सुनी, क्या आपने कुछ जो प्रश्न रखे थे वो प्रश्न किए थे, या फिर आपके किसी भी प्रश्न का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने आपको कहा कि हम बाद में आपसे बात करेंगे? जी अखंड जी, हरदोई जिलाधिकारी जो है उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि मैंने सामने प्रश्न रखा कि दीपावली पर्व को लेकर एक हमें आपसे जो है चर्चा करनी है, उसी को लेकर लाइव चलना है, लेकिन उन्होंने सीधे साफ मना कर दिया। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ये हमारा चैनल अगर देख रहे हैं तो हरदोई के जो जिलाधिकारी डीएम साहब है उनको थोड़ा ये समझाएं कि अगर मीडिया को सवाल नहीं बताएंगे तो किसको बताने जाएंगे। मीडिया के पास भी इतना समय नहीं है डीएम साहब कि वो आपके पास आए, लेकिन डीएम साहब इतना तो सोचना चाहिए कि मीडिया, आप जिले के मालिक हैं, अगर जिले के मालिक से अगर कोई सवाल पूछ रहा है मीडिया तो आपको जवाब देना आपका फर्ज बनता है, लेकिन आप नहीं सवाल देना चाहते तो इतना समय मीडिया के पास भी नहीं है कि आपके पास जाए वो आपको लाइव दिखलाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आदर्श। देखिए हमारा काम है जो लोगों की समस्याएं हैं उस समस्याओं को आप तक पहुंचाना, और आप उस पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो कम से कम उसका आपसे पता लगाना। लेकिन अगर आप ऐसे ही सवालों से बचेंगे, सवालों का जवाब देने से बचेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होंगी। जो आम जनमानस है वो तो तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जब मीडिया पत्रकारों का यह हाल होगा कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे तो उसके भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आम जनमानस कैसे जाके शिकायत कर पाएगा। मैं फिर भी कहता हूं, मैं जानता हूं आदर्श, बहुत सी जगह ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर जिलाधिकारी के पास बहुत काम होता है, कभी कभी वो काम के प्रेशर में इस तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी भी जवाबदेही बनती है। और हम ये नहीं कहते हमारे प्रति बनती है, लेकिन जनता के प्रति जरूर बनती है। सरकार ने आपको भेजा है जनता की खुशहाली के लिए, जनता के कामों के लिए, और जनता से जुड़े हुए सवाल ही इसके इतर तो हम आपसे कोई अपना काम कराने तो गए थे नहीं, व्यक्तिगत काम कराने तो कोई गया नहीं है, तो कम से कम उन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए था। फिलहाल अब जो भी आपकी मजबूरी रही हो, जो भी आपकी समस्या रही हो, जो भी आपकी परेशानी रही हो, अपनी जगह पर है, मगर इतना जरूर है कि अगर कोई पत्रकार जा रहा है और आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता है तो उन सवालों का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि वो हमारे सवाल नहीं है, वो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के सवाल नहीं है, वो जनता से जुड़े हुए वो तमाम मुद्दे हैं जिसका जवाब जनता चाहती है। बहुत सारी परेशानियां होती है जिले में जिनका जवाब जनता चाहती है, और आपसे उम्मीद करती है जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, आप उससे जरूर जवाब देंगे। लेकिन आप ऐसे ही पत्रकारों के सवालों को टाल जाएंगे, आप उनका उचित जवाब नहीं देंगे, अपने समय की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर पैदा होंगी। और समस्या यही नहीं पैदा होगी, समस्या ये भी पैदा होंगी कि जो जानकारी कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्रकार आपको ले जाकर देते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती है, अगर आप उसे सुनेंगे तो शायद आप उसे जल्द से जल्द दूर कर सकेंगे। बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो आपके कानों तक पहुंच ही नहीं पाती कि आपके अगल बगल जितने लोग आपको
सराउंडिंग में आपके अगल बगल रहते हैं, वो जो घेरे रहते हैं वो आप तक पहुंचने ही देते, लेकिन पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानता है, समझता है, इसीलिए आपके जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे ही सवाल करता है, आपसे पूछता है और कभी ना कभी उनकी ध्यान भी आपका केंद्रित करता है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता है और जब पत्रकार उसके बारे में आपको बताता है तो आप जानते हैं और उस पर कोई ना कोई कदम उठाते हैं, तब जाकर जनता को आदर्श एक बार फिर से बात करने का प्रयास कीजिएगा। बड़े अधिकारी हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है जो आपके सवाल हैं सवालों को उन तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। हम बिल्कुल डीएम के पास जाएंगे और फिर सवाल हम हरदोई जिलाधिकारी फिर हम एक बार जाएंगे और सवाल रखेंगे, क्योंकि उनका फर्ज है यहाँ की पब्लिक से जुड़े सवालों का जवाब देना और उनको सब देना भी चाहिए जवाब। बिल्कुल देंगे, वो आदर्श है, उनके पास जाइएगा, पूछिएगा और जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं जो आपने आज नहीं पूछ पाए उनसे एक बार जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक व्यवसायी की स्कूटी पर जिस तरीके से लुटेरों ने लात मार दिया था, लात मारने के बाद उस युवक की, उस व्यवसायी की गाड़ी के नीचे आ जाने से मौत हो जाती है, उस मामले में एक नया अपडेट आया है। उसमें अपडेट ये आया है कि जिस युवक जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो उसकी सीतापुर में डेड बॉडी मिली है और सबसे बड़ी बात है उसके शरीर पर कई सारे निशान मिले हैं और उसके पैरों के जो नाखून है उसे भी नोचा गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, क्योंकि पुलिस उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उस अपराधी की, उस आरोपी की हत्या हो जाती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती है, कौन किसने हत्या की है, पुलिस क्या जानकारी जुटा पाती है, तमाम चीजें दिखने वाली होंगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।